तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडी काफी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोगों का जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 6 है ज्योग्राफी का। इसमें हम लोग आज लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने बात की थी उसमें हम लोगों ने वोल्केनिज्म वगैरह के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने यहाँ बेसिकली बात की उसमें जो ज्यादातर चीजें थी उसमें हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा कि अर्थक्वेक कैसे आता है, उसकी डेफिनेशन, फोकस, हाइपोसेंटर या फिर जो है एपिसेंटर वगैरह। और फिर सिस्मिक वेव्स के बारे में देखा कि जो है बेसिकली वहां पे बॉडी वेव और सरफेस वेव जो है वहां से निकलती हैं। अगर आपने ध्यान से दिया हो तो बॉडी वेव्स में हम लोगों ने और सरफेस वेव में हमने उन्हें क्लासिफिकेशन देखा था। जैसे उसमें प्राइमरी वेव्स थी, उसमें सेकेंडरी वेव्स थी, लव वेव्स थी, रेलिक वेव्स थी। ओके, फिर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे अर्थक्वेक शेडो जोन आता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे अर्थक्वेक की वेव्स नहीं पहुंच पाती है, इम्पैक्ट क्या होता है अर्थक्वेक का ये हमने स्टडी किया था। फिर वोल्केनिज्म, उसके कॉज क्या होते हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी में जब प्लेट सब्डक्ट हो जाती है तो वोल्केनिज्म अपीयर होता है। उसके अलावा जो फिर लैंडफॉर्म्स कैसे अपीयर होती हैं, कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स वोल्केनो से बनती है, जैसे हमने कॉल्डेरा देखा था, क्रेटर देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने जो है उसमें फिर कंपोजिट कॉन, गीजर, फ्यूमरॉल्स, ये सब देखे थे। और इम्पैक्ट क्या होता है वोल्केनो का, ये। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि अर्थक्वेक और वोल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में किस तरह से है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज का जो लेक्चर है जो हम लैंडफॉर्म्स पे बात करेंगे। एक्चुअली लैंडफॉर्म्स बनते कैसे, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लैंडफॉर्म्स बनने के लिए दो बड़े फैक्टर होते हैं। एक होता है इंटरनल जो फोर्स काम करती है अर्थ के अंदर, और दूसरी जो होती है वो होती है एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स कैसे काम करती है और इंटरनल फोर्स कैसे काम करती है, ये दो अलग अलग चीजें होती है। इंटरनल फोर्स पे अभी तक हमने बात किया कि जैसे अर्थ के अंदर जब प्लेटों का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उससे इंटरनल फोर्स जो है जनरेट होती है। इंटरनल फोर्स जनरेट होती है तो स्टूडेंट उसमें जो है वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक का रिएक्शन होता है। तो जब अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म होता है तो इससे होता क्या है, जब अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म हो रहा है तो अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म के दौरान वहां पर नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया उसमें डेनुडेशन होगा, ठीक है, कटाव होगा, इरोजन होगा। तो इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी होगा। तो इरोड होके जब कट के कोई लैंडफॉर्म्स बनता है और जब दूसरे प्लेस पे डिपोजिट हो जाता है तो ये एक्सटर्नल मूवमेंट जो है कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। लेकिन ज्योग्राफिकली इनको अलग टर्म दी जाती है। इंटरनल फोर्स को एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्स को इंटरनल फोर्सेस को एंडोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्स को एक्सोजेनिक के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अर्थ के अंदर या बाहर लगातार कुछ ना कुछ काम जो है चलता रहता है। ठीक है, लगातार जो है कई जो फोर्सेस है वहां पर काम करते हैं, उसके अलग अलग कारण होते हैं। अब कारण क्या होता है, हीट जनरेटेड होती है, रेडियो एक्टिव की वजह से एलिमेंट होते हैं अर्थ के इंटीरियर में, तो हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करते तो मैग्मा बाहर आएगा, प्रेशर क्रिएट होगा और अर्थ पे नए लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, जो क्रिस्टल जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से जो भी प्रोसेस होता है तो उससे लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर प्लेटों में टेंशनल फोर्स होगा, ठीक है, यानी कि प्लेटें जो है एक दूसरे से अगर टेंशनल फोर्स होगा तो क्या होगा कि प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट साइड पे जाएंगी। अपोजिट साइड पे जाएंगी तो बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा, रिफ्ट वैली बन जाएगी। ठीक है, या फिर क्या होगा कि मैग्मा ऊपर आ जाएगा तो रिज बन जाएगा, छोटा छोटा दोनों। ठीक है, या फिर जब कंप्रेशनल फोर्सेस काम करेंगे, प्लेटें आपस में टकराएंगी, कोलाइड होंगी, तो ऊपर एक प्लेट नीचे जाएगी, दूसरी प्लेट उसके ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर जो है यहाँ पर एक माउंटेन जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्रिस्टल प्लेट्स जब मूव करती हैं तो इनकी वजह से नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, फिर फोर्सेस जो है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जो है जनरेट होती है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में काम करते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, उसमें विंड होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेशर्स होते हैं, अलग अलग जो बेल्ट्स में होते हैं। तो इस तरीके से अर्थ मूवमेंट में जो है लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अर्थ मूवमेंट है जिससे मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। इसमें जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो आइसोस्टेसी का होता है। अब आइसोस्टेसी क्या है,
आइसोस्टेसी एक कंसेप्ट है, ठीक है, प्राट और एरी ने इसके बारे में बताया था। आइसोस्टेसी में ये बताया जाता है कि जो ब्लॉक है अर्थ क्रस्ट के वो अलग अलग डेंसिटी के हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनकी जो है उन्हीं की खुद की डेंसिटी की वजह से ऐसा होता है। तो वो डिफरेंट लेवल पर अपीयर होते हैं, ठीक है, और ग्राउंड पर भी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जिनका डेंसिटी ज्यादा है वो माउंटेन के तौर पे अपीयर होने लगेंगे, जिनकी डेंसिटी कम है वो थोड़ा प्लेटू होंगे, जिनकी काफी कम है वो प्लेन्स में होंगे, जिनकी बहुत ही कम है वो ओशन बेसिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है, जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स की अगर आप देखेंगे तो डेप्थ ऐसे होगी, मतलब उसका ब्लॉक बहुत नीचे तक होगा, प्लेन का ब्लॉक कम होगा, ठीक है, तो वो प्लेन ज्यादा दूर तक फैलेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन्स दिखा है, तो माउंटेन का जो क्रस्ट है वो ज्यादा नीचे तक जा रहा है, ठीक है। प्राट और एरी ने इसको आइसोस्टेसी के एक एग्जाम्पल से समझाया भी था, ठीक है। फिर ये प्लेन वाला रीजन है जिसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, और ये फिर ओशन के नीचे वाला रीजन है। तो इस तरीके से ये आइसोस्टेसी जो है यहाँ अर्थ मूवमेंट में लगातार काम। दूसरा होता है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक के जो स्ट्रक्चर होता है अर्थ क्रस्ट का उससे रिलेटेड होती है और एक लार्ज स्केल प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप प्लेटों को देखेंगे तो प्लेटों का कहीं पे कन्वर्जन हो रहा है, जैसे हमने नज़रा का प्लेट वगैरह का देखा था, अफ्रीकन प्लेट के साथ काकोस प्लेट का देखा था, कैरेबियन प्लेट का देखा था, ठीक है। यहाँ पे जुआन प्लेट थी, यहाँ सैन डिएगो थी, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है जिसकी वजह से हिमालय मर्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है ये एक दूसरे से यहाँ पे टकरा रही है, लगातार कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहता है। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, वहां पे बेंड हो रही है, टूट रही है, तो इस तरह से यहाँ पे ये टेंशनल फोर्स देखिए, अब यहाँ पे टेंशनल फोर्स काम कर रहा है, टेंशनल फोर्स काम कर रहा है तो बीच में जो है रिज बन जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेशनल फोर्स काम कर रहा है तो ट्रेंच बन रहा है, पीछे जो है माउंटेन्स बन जा रहा है, वोल्केनिक अपीयरेंस हो रहा है। तो ये लगातार जो है अर्थ मूवमेंट में होता रहता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि अर्थ जो मूवमेंट है वो कैसे काम करता है। जैसे मैंने बताया कि दो तरह का होता है, अगर इंटरनल फोर्सेस काम करती हैं तो वो एंडोजेनिक बोलते हैं, और बाहर काम करती है तो एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं उसमें डियास्ट्रोफिज्म ज्यादा होता है। अब जो डियास्ट्रोफिज्म होता है वो कैसे काम करता है? वो काम करता है दो तरीके से। डियास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है कि स्लो, इसमें काफी ग्रेजुअली जो है काम होता है, और दो तरह से होता है, सडन मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट में दो फोर्सेस काम करती है। कौन कौन सी काम करती है? अर्थक्वेक अचानक से आता है, और वोल्केनोस। ये क्यों आते हैं हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। ये अर्थ में जो मूवमेंट होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं डियास्ट्रोफिज्म की। डियास्ट्रोफिज्म में जो एपरीजेनिक या कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग होता है, दूसरा होता है ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग। देखिए दोनों में फर्क होता है, ये लार्ज स्केल पे होता है, ये थोड़ा सा जो है कम स्केल पर होता है, ठीक है। जो ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग होता है, एक्चुअली ओरोजेनिक जो है, ओरो एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, जिससे पता चल, ओरो का मतलब माउंटेन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो काम करते हैं, टेंशनल होता है, कंप्रेशनल होता है। मैंने बताया ना, टेंशनल फोर्स होगा तो ऐसे काम करेगा, ठीक है, इससे ब्लॉक माउंटेन बनेंगे, राइट। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनेंगे? बनते तो वो भी माउंटेन ही है, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, ये ऊपर हिस्सा होता है, फिर ये हिस्सा नीचे होता है, और फिर ये ऊपर होता है। ड्राइंग बनाई होगी ना आपने 6th क्लास में, मेरी ड्राइंग तो खैर बहुत ही खराब है, ठीक है। फिर दूसरा होता है कंप्रेशनल। कंप्रेशनल में जब प्लेटों का जो टकराव है वो इस तरीके से होता है आपस में, तो एक प्लेट नीचे जाती है, दूसरी प्लेट उसके ऊपर आ जाती है इस तरीके से, और ऊपर बन जाता है एक बड़ा सा माउंटेन, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो है काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो माउंटेन बनता है, जो कंप्रेशन फोर्स बनता है, उसको बोलते हैं फॉल्टेड, ठीक है, और इसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस जो है काम करते हैं, टेंशन में और कंप्रेशन में, लेकिन इतना स्लो होता है, इसको एक ह्यूमन लाइफ में देखना बहुत पॉसिबल नहीं होता। अर्थक्वेक आते हैं, आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो अर्थक्वेक देखे होंगे, जो हमारे हिल्स के स्टूडेंट है वो देखते ही रहते हैं अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। प्लेन्स में भी लोगों ने अर्थक्वेक देखा ही होगा, कभी ना कभी आपने फील किया हो, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस होता है जो एप्रियोजेनिक होता है या कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग में होता है, तो उसमें दो तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है अपवर्ड और दूसरा होता है डाउन। यानी कि कॉन्टिनेंटल का जो एक हिस्सा है धीरे धीरे वो बाहर आ जाता है, ठीक है, वो अपवर्ड मूवमेंट है क्योंकि जमीन ऊपर को खिसक रही है। दूसरा, जिससे हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट हमारा अपवर्ड मूवमेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में चीजें नीचे जाती है, समुद्र के नीचे जा रही है, ठीक है, जैसे हमारा जो है ईस्टर्न घाट है, राइट। तो इस तरीके से, लेकिन बहुत स्लो होता है, बड़े लेवल पर होता है, ठीक है। इससे जो है, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग भी बोला जाता है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस जो है हमारा काम करता है। अब आते हैं जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे, वो है एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक में दो प्रोसेस काम करते हैं, एक होता है वेदरिंग,
ठीक है। वैसे ये दोनों प्रोसेस मिलके जो है एक्सोजेनिक में पहले डेनुडेशन करते हैं। इस प्रोसेस को इससे पहले डेनुडेशन बोला जाता है। इसमें फिर दो प्रोसेस आता है, पहला होता है वेदरिंग, दूसरा होता है इरोजन। देखिए दोनों में फर्क है। वेदरिंग का मतलब होता है जब चीजें टूटकर वहीं गिर जाती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म को खो देती है, तो ये कंडीशन कहलाती है वेदरिंग। और ये वेदर से बना है, अगर आप देखेंगे तो ये वेदर से बना है, ठीक है। अभी वेदर से क्यों बना है, क्योंकि इसमें जो वेदर इफेक्ट है वो काम करता है, विंड काम करती है, प्रेसिपिटेशन काम करता है, ठीक है, बर्फ फ्रस्ट काम करती है, टेम्परेचर काम करता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है इरोजन, यानी कि जब चीजें इरोड होती है, बह जाती है एक से दूसरी जगह पर, प्रोसेस सेम होगा, ठीक है, लेकिन वेदरिंग में स्टेबल रहेगा और इरोजन में जो है वो मूवमेंट में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो वेदरिंग प्रोसेस है वो तीन तरह का होता है। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल और तीसरा होता है बायोलॉजिकल। फिजिकल में जो फ्रॉस्ट है, ठीक है, या टेम्परेचर है, उसके चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, तो घर में रहते हैं तो क्या होता है कि लगातार चेंजेस होते हैं, आप देखेंगे ना, तो कहीं कहीं पे क्रैक्स आ जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर दिन में रेज हो जाएगा सन की वजह से, या समर में टेम्परेचर रेज हो जाएगा, तो हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, सब ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, तो टेम्परेचर लगातार चेंज होता है, ठीक है। जैसे गर्मी में टेम्परेचर हमारे यहाँ हरियाणा में या फिर नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर 40 टू 45 डिग्री तक चला जाता है। तो जब 40 टू 45 डिग्री पे जाएगा तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड होंगे, गर्म हो जाएंगे तो एक्सपेंड होने लगेंगे, ठीक है। और जब फिर सर्दियों में टेम्परेचर गिर के 0 डिग्री तक भी आ जाता है, कभी कभी 1 डिग्री तक भी होता है, इवन माइनस में भी चला जाता है रात को। तो इससे क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल को जो है श्रिंक होना पड़ेगा। तो लगातार एक्सपेंड होने से और लगातार जो है श्रिंक होने से ये मॉलिक्यूल्स जो है कमजोर हो जाते हैं। नतीजन क्या आता है कि इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, टूट जाते हैं। ये प्रोसेस माउंटेन्स में होता है, रॉक्स के साथ होता है। तो इससे जो है यहाँ पर वेदरिंग क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसको फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस भी बोला जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो हल्की फुल्की रॉक्स के अंदर जो है पानी जम जाएगा, पानी जमने से क्या होगा कि फ्रस्ट आ जाएगी। फ्रस्ट आ जाएगी तो क्या होगा कि ये बाहर की तरफ जो है असर डालेगी, क्योंकि पानी जब फ्रस्ट में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो वो एक्सपेंड होता है। नतीजन ये क्रैक्स जो है वो बढ़ जाएंगे। जब ये क्रैक्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ये क्रैक्स बढ़ने से लगातार यहाँ पे वेदरिंग हो जाएगा और चट्टान का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिकल में प्रोसेस रहता है। दूसरा होता है केमिकल। केमिकल में कैसे कि जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग मिनरल और एलिमेंट से मिलके बना है। वो हमारे जो प्रोसेस है, जो हमारा जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो रेनफॉल है, जो रेन है, उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। कार्बोनेशन हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है, सोल्यूबल है तो वो घुल जाएगा, जैसे जो है लाइमस्टोन के साथ ऐसा होता है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल में जैसे मतलब क्या रहता है कि छोटे मोटे कीड़े जो है अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। किसी रॉक पे पौधा पनप जाता है, पेड़ पनप जाते हैं, तो वो डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। और ह्यूमन एक बड़ा कारण है, ह्यूमन तो सभी कुछ कर देता है, आपको पता ही है, ठीक है। फिर दूसरा जो प्रोसेस है वो इरोजन का है। इरोजन में आइस मेल्ट होकर जब आइस शीट चलती है तो रास्ते में आने वाले हर चीजों को तोड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ, इरोजन के साथ एक डिपोजिशन प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इरोजन के साथ होगा, वेदरिंग के साथ नहीं। इरोजन के साथ डिपोजिशन होना लाजमी है, क्योंकि जब इरोड होगी, चीजें कटेंगी तो वो कहीं ना कहीं जाके बिछेंगी भी, और उसके फैक्टर सेम होंगे। तो आइस से इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी होगा। रिवर वाटर पता ही आपको इरोजन भी करता है और डिपोजिशन भी करता है। इरोजन करेगा तो वी शेप वैली बना देगा, गॉर्ज बना देगा, ठीक है, पहाड़ों में गहरी खाइयां बन जाती है, ठीक है। और डिपोजिशन करेगा तो प्लेन बनाएगा, डेल्टा बनाएगा। सेम प्रोसेस सी में होता है, ठीक है। विंड में भी यही रहता है और अंडरग्राउंड वाटर भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आगे मैं जब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बताऊंगा और इरोजनल फोर्सेस के बारे में बताऊंगा, तो विद पिक्चर में आपको डायग्राम से इसको शो करूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है ज्योग्राफिक प्रोसेस की, ज्योमॉर्फिक प्रोसेस। तो ये ज्योमॉर्फिक प्रोसेस है क्या? ज्योमॉर्फिक जो प्रोसेस है वो कैसे, ज्योमॉर्फोलॉजी का मतलब ही लैंडस्केप से होता है। ये डायरेक्ट जो है लैंडस्केप से रिलेट होता है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो दिख रहा है वो अपीयर हो रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को, ये जो हिस्सा होता है वो फिजिकल ज्योग्राफी का होता है। फिजिकल का मतलब होता है फिजिक्स, जैसा आप उसको देख पा रहे हैं। जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से अर्थ सरफेस पे अलग अलग जो है लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती है, जिसको ज्योमॉर्फिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म जो है एंडोजेनिक फोर्सेस के काम करते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस के तौर पे काम करते हैं। एंडोजेनिक ज्योमॉर्फिक प्रोसेस होता है वेदरिंग, मास फास्टिंग, इरोजन और डिपोजिशन। ये एक्सोजेनिक होता है, ये मैं बता चुका हूँ, आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। फिर कुछ ज्योमॉर्फिक एजेंट होते हैं,
जैसे रनिंग वाटर हो सकता है, ठीक है, आइस हो सकती है, मूविंग आइस हो सकती है, ये आपके फ्रिज वाली नहीं, आइस शीट की बात कर रहा हूँ। विंड होगा, ठीक है, वेव्स होंगी, ठीक है, वेव्स मतलब ये ओशनिक वेव्स और करंट होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करती है, चीजों को एक से दूसरी जगह पे तोड़ देती है और डिपॉजिट कर देती है, तो इससे नए लैंड फॉर्म्स जो है क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ मूवमेंट की। अर्थ मूवमेंट में एंडोजेनेटिक मूवमेंट कैसे होता है, यानी कि जो अर्थ के बाहर की तरफ जो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है। तो मैंने पहले बताया कि जो इंट्रैक्शन होता है मैटर का और जो टेम्परेचर होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है मूव करती है अर्थ क्रस्ट पे। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको मैंने बताया कि डिस्ट्रोफिज्म और जो है सडन मूवमेंट के तौर पे जाना जाता है। डिस्ट्रोफिज्म मैंने बताया बहुत स्लो होता है और सडन मूवमेंट अचानक से होता है। तो इससे जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो इससे एनर्जी फिट हो जाती है, जस्ट तो इससे जो है एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है काम करता है। तो यहाँ पे यानी कि जब एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है, एमिनेट हो रही है एनर्जी, अर्थ से बाहर आ रही है फोर्सेस की वजह से, तो उसके पीछे एंडोजेनिक जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है काम करता है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले इस एंडोजेनिक मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स बनते हैं। मैंने बताया कि जब प्लेटों का मूवमेंट होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो ऊपर की तरफ जो है इस तरीके से माउंटेन्स जो है बन जाते हैं। अब अगर माउंटेन्स की बात करें तो वो बता रहा है कि 27% वर्ल्ड के टोटल लैंड सरफेस पे माउंटेन पाया जाता है, ठीक है। और माउंटेन जो है वो 80% तक अर्थ के सरफेस पर आने वाले फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ है, वो ये बताता है कि 12% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो माउंटेन्स में रहता है, और 50% जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंडेंस पूरे वर्ल्ड की वो माउंटेन से आने वाले रिसोर्सेस पे होती है। वाटर उसमें मेन इंग्रेडिएंट है, फॉरेस्ट है, वुड है, ठीक है, ये एक मेन इंग्रेडिएंट है माउंटेन्स के। इसके अलावा कई तरह के माउंटेन होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन है। मैंने बता दिया कि ब्लॉक माउंटेन कब काम करता है, जब टेंशनल फोर्सेस काम करता है, ठीक है, राइट, सॉरी, ब्लॉक माउंटेन तब बनता है। फोल्डेड माउंटेन तब बनता है जब यहाँ पे कंप्रेशनल फोर्सेस जो है काम करती है, राइट। फिर उसके बाद वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जो वॉल्केनिज्म की वजह से बनते हैं, और रेजिडुअल होते हैं या रेलिक्ट होते हैं जो समय के साथ कट फट जाएगा। मान लीजिए हिमालय में कुछ कटाव हो जाएगा, हिमालय छोटा हो जाएगा। इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे अरावली की हिल्स है। अरावली हिल्स जो है वो रेजिडुअल माउंटेन का भी एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की। जैसे मैंने बताया कि फोल्ड माउंटेन में कंप्रेशनल फोर्सेस काम करती है। जब प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो उसमें एक प्लेट नीचे चली जाती है, दूसरी प्लेट उसके ऊपर आ जाती है। नतीजन क्या होता है, ऊपर की तरफ ये माउंटेन्स जो है ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब अपलिफ्ट होता है जो है इस तरह का माउंटेन, लेकिन कैसे होगा, ये सेडिमेंट्री रॉक से होता है। इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं कि हिमालय का जो ज्यादातर हिस्सा है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, ठीक है। हिमालय जो जनरेट हो रहा है वो इसी तरह की रॉक जो है प्रोसेस से जनरेट हो रहा है। हिमालय है, आल्प्स है, ठीक है, रॉकीज है, एंडीज है। इसको मैप में देखिएगा अगर आपने मैप पढ़ा है तो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इस प्रोसेस में जो है कंप्रेशन होता है, यानी कि चीजें आपस में टकराती हैं, तो ये एंडोजेनिक इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। अब जब ये इस तरह का मूवमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ये एक ऐसे इस तरह से वेव क्रिएट करता है ना अंदर, ठीक है। देखा ना आपने, पहाड़ में ऐसे ही रहता ना, मतलब एक पहाड़ ऐसे ऊपर, यहाँ पे देखिए पहाड़ ऐसे होगा फिर नीचे जाएगा। आपने अगर ऐसे ड्राइंग बनाई हो तो बचपन में ऐसे ही बनाते थे ना ड्राइंग, ऐसे होता है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये ऊपर जो हिस्सा उठता है उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जो नीचे हिस्सा जाता है उसको सिंक्लाइन बोलते हैं। सिंक से बना है, सिंक हो जाता है तो सिंक्लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहेगा। तो ऊपर जो ऊपर जो नीचे वाला हिस्सा यानी कि ट्रफ वेव्स की तरह काम करता है, और एंटीक्लाइंस का जो हिस्सा है वो क्रेस्ट की तरह काम करता है, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। हिमालय है जैसे एशिया में, मैंने बताया, मैप में ढूंढिएगा इसको, जो आपको फिजिकल मैप में मिलेगा। ये आल्प्स है यूरोप में, रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, और एंडीज है साउथ अमेरिका में। ये सारे के सारे जो है फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल, और वर्ल्ड के जितने बड़े माउंटेन्स हैं वो सबके सब फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, वो ज्यादातर जो है आज पर जो यंग माउंटेन्स रेंज है वो ज्यादातर फोल्ड माउंटेन फोल्ड से ही बनी है, तो इसलिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स के तौर पर भी जाना जाता है। जैसे हिमालय है, हिमालय एक यंग फोल्डेड माउंटेन रेंज के तौर पे जाना जाता है। 7-8 करोड़ साल इसकी एज है। थोड़ा ज्योग्राफी वालों का दिल बड़ा होता है, मतलब हम 7-8 करोड़ को एकदम यंग एज में मानते हैं, लाख 2 लाख 50 लाख साल को हम इन्फेंट स्टेज मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे रहेगा। चलिए बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन की। मैंने बताया कि ब्लॉक माउंटेन में एडिशनल फोर्सेस काम करती है, यानी कि एक फोर्स दूसरी फोर्स से दूर चली जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि ये देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे और यहाँ पर देखिए, तो इससे क्या होता है कि एक हिस्सा नीचे चला जाएगा, दो हिस्से भी नीचे जा सकते हैं, एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ब्लॉक ऊपर रह जाता है और एक ब्लॉक नीचे चला जाता है और फिर दूसरा ब्लॉक ऊपर रह जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हिस्सा ऊपर रह गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन में बता रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन में हॉर्स्ट कहलाता है, ये हॉर्स्ट, यानी कि हॉर्स्ट जो पार्ट है वो ब्लॉक माउंटेन का है, और जो नीचे हिस्सा चला गया वो ग्रेबन कहलाता है, और जो इस तरह की खाई बन गई उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन में होता तो काम सेम है, लेकिन कैसे काम होगा, ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है, आप अगर एक नजर में हिल्स को देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, ये जब वहां से जियोलॉजिकल सैंपल लिए जाते हैं तब ये पता चलता है। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन बता रहे हैं कि एंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट की वजह से होता है, जब टेंशनल फोर्स काम करती है या फॉल्टिंग काम करता है। ठीक है, इससे डाउन लिफ्टिंग हो जाती है और अपलिफ्टिंग हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपलिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है दो तरीके से ये काम करता है। तो इससे जो है ब्लॉक माउंटेन का यहाँ पे बन जाता है। ब्लॉक माउंटेन को हॉर्स्ट बोला जाता है, रिफ्ट वैली फॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है, तो जब माउंटेन बनता है तो उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, और जब खाई बनती है तो उसको ग्रेबन बोला जाता है। ठीक है, जिससे सियरा नेवादा है नॉर्थ अमेरिका में, फिजिकल मैप में ढूंढिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जर्मनी में। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है। इंडिया में भी जैसे सतपुड़ा हिल्स है, जैसे महादेव है, मैकाले है, ये सारे के सारे जो है ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में जो है वॉल्केनिक माउंटेन या एक्यूमुलेटेड माउंटेन है, ये माउंट फ्यूजी है। अगर आपने रब ने बना दी जोड़ी का एकदम लास्ट मूवमेंट देखेंगे ना, ये दिखाते हैं, टोक्यो इसके ठीक नीचे बना हुआ है। तो माउंटेन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे वॉल्केनिक मटेरियल से, इसको वॉल्केनिक मटेरियल या वॉल्केनिक माउंटेन्स जो है बोला जाता है एक्यूमुलेशन को। ये इस तरह से मतलब जब वॉल्केनो बन गया उसके ऊपर एक माउंटेन बन गया, क्योंकि कौन भी बन जाते हैं, आपको पता है कि वहां पे लावा वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है, एशेस एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इस तरह के कौन बन जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल है। माउंट मोना लोआ है हवाई आइलैंड में। ठीक है, माउंट पोपा है म्यांमार में, फ्यूजियामा है जापान में, जो आप इस टाइम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये वॉल्केनिक माउंटेन या एक्यूमुलेटेड माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन कभी पास में बहुत ऊंचे रहे होते हैं, लेकिन टाइम के साथ इनकी वेदरिंग हो जाती है, वेदरिंग प्रोसेस में कट जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस एक्सोजेनिक होता है। ठीक है, ये बाहर होता है, वेदर की प्रोसेस की वजह से होता है। समय के साथ ऐसा होता है, जब हिमालय बन जाएगा, वो बनना बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो भी रेजिडुअल माउंटेन और रेलिक माउंटेन में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इसके केसेस होते हैं, ज्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में क्या होता है कि एक एलिवेटेड एरिया जो है वो वेदरिंग की वजह से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और बाकी हिस्सा कट जाता है। तो इससे जो है कुछ जो है अनवेदर्ड माउंटेन्स रह जाते हैं उसके सराउंडिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से उसको रेजिडुअल माउंटेन या फिर रेलिक माउंटेन कहने लगते हैं। एग्जाम्पल है जैसे नीलगिरी हिल्स है, पालकोंडा है, पारसनाथ है, राजमहल हिल्स है, इंडिया के फिजिकल मैप में देखेंगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ अरावली माउंटेन है, विंध्याचल है, ये सब के सब जो है रेलिक माउंटेन की एग्जाम्पल है, क्योंकि काफी पुराने माउंटेन्स है, सतपुड़ा भी है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से रेजिडुअल माउंटेन या रेलिक माउंटेन्स के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की माउंटेन्स की। तो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो ये स्टोर हाउस है रिसोर्सेज का, यहाँ पे कई रिसोर्सेज जो है देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, तो इसमें पेट्रोलियम मिल सकता है। ठीक है, कोल मिल सकता है, लाइमस्टोन होता है, ये बेसी बहुत कॉमनली मिलने वाली चीज है। इसके अलावा माउंटेन्स पे टिम्बर के लिए हमें वुड मिल जाता है, लाख मिल जाता है, मेडिसिनल हर्ब मिल जाती है। ठीक है, नदियां बहती हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर बनता है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करता है, वो यहाँ पे वाटर्स जो है वो पैरेलल रिवर्स, जो माउंटेन्स में जो पैरेलल रिवर होती है, यानी कि 12 महीने बहने वाली रिवर होती है, तो उससे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स जो अबंडेंट सोर्स वाटर होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, 12 महीने रिवर में पानी रहता है, तो वर्ल्ड के ज्यादातर हिस्से जो है वो यहाँ से माउंटेन से रिवर के थ्रू जो है वाटर को एक्सेस कर पाते हैं। इसके अलावा रेनफेड भी होता है हिमालय में, इंडिया में हिमालय में, और बाकी जो माउंटेन रेंज है वहाँ बारिश भी काफी होती है, तो इसीलिए जो है फ्रेश वाटर का एक सोर्स होता है ये। ठीक है, फिर जो है फर्टाइल फॉर्मेशन होती है इससे फर्टाइल प्लेन्स की, क्योंकि जब रिवर्स आती हैं किसी भी जगह से
किसी भी माउंटेन से, तो वो वहां पे उसको काट देती है और वो जो भी सिल्ट लाती है, जो भी डिपोजिशन लाती है, सॉरी जो भी मटेरियल लाती है उसको डिपोजिट कर देती है नीचे की वैली में, तो वहां पे प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, ये बहुत फर्टाइल होते हैं। ठीक है, नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाती है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में हिमालय है, ठीक है, भूटान के साथ हिमालय लगता है, तो ऐसे कई यूरल माउंटेन है, जैसे वो एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो ऐसे नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी कई बार बना देती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है, बारिश को रोकता है, जैसे इंडिया में होता है। ठीक है, इंडिया में जो हिमालय है, हिमालय क्या करता है, रेनफॉल को रोकता है। ठीक है, और ऑरोजेनिक जो है रेनफॉल होता है, जो उसमें जो हिल्स में रहता है उसको ऑरोजेनिक रेनफॉल बोला जाता है। ठीक है, फिर विंड्स को डाइवर्ट कर देता है, ठीक है, और कोल्ड विंड्स को रोक देता है। तो ये सारे काम जो है यहाँ पर माउंटेन्स के रहते हैं, जैसे हिमालय करता है। और जितने भी आपको पता है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो हिल स्टेशंस के लिए बहुत फेमस होता है, खासकर इंडिया में, तो लोग घूमने जाते हैं, तो टूरिज्म का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप इंडिया की हिल स्टेट की बात करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो सभी के सभी उनका जो मेन अर्निंग है वो उनकी जो मेन इकोनॉमी है वो टूरिज्म से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटूज की। आप ये देख पा रहे हैं, तो ये ऐसे ऊपर एक मतलब हिल स्टेट टाइप होता है, लेकिन इसकी जो ढलान है वो खड़ी या स्टीप होती है, और ऊपर एक टेबल लैंड होता है, ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऊपर एक टेबल लैंड होता है, तो ये एक जो है प्लेटू कहलाता है। तो इसलिए ये तो छोटा है, मतलब बड़े एरिया में भी ऐसा हो सकता है। ये मैंने आपको एक प्लेटू का एक फॉर्म दिखाया। तो देखिए, प्लेटू और हिल्स में क्या फर्क होता है। हिल जो माउंटेन होता है उसका पीक होता है, प्लेटू का पीक नहीं होता। प्लेटू किनारों से ऐसे और ऊपर से प्लेन होता है। ठीक है, ये प्लेटू कहलाता है, प्लेट से बना है प्लेटू। ठीक है, तो ऊपर से जो है लेस लेवल्ड लैंड होता है इसका, तो ऊपर से हाई प्लेन हो सकता है या टेबल लैंड जो है कहलाता है। 18% जो है अर्थ का सरफेस कवर करता है। ठीक है, देखते हैं, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें प्लेटू की, तो इसमें इंटर माउंटेन प्लेटू होते हैं, पिडमोंट प्लेटू होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेटू है, वॉल्केनिक प्लेटू है और डिसेक्टेड प्लेटू। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कुछ ओरिजिन के हिसाब से, कुछ लोकेशन के हिसाब से है। ठीक है, देखते हैं कैसे काम होता है। इंटर माउंटेन प्लेटू कब होता है, वो दो माउंटेन रेंज के बीच में होता है, जैसे तिब्बत का प्लेटू है। तिब्बत का प्लेटू पीछे की तरफ त्यान शान, कुनलुन और इधर हिमालयन रेंज के बीच में बना हुआ है, हाइट पर भी है। ठीक है, तो जब कोई प्लेटू जो है दो माउंटेन रेंज के बीच में बनता है, अब ऐसा कब होता है, ऐसा जब एंडोजेनिक फोर्सेस काम कर रही होती है, तो साइडों से ऊपर कर देती है माउंटेन्स को, नीचे किसी वजह से प्लेन रह जाता है, या वेदरिंग से भी कर सकता है, तो नीचे जो एक प्लेन बन जाता है यहाँ पे, तो इसको, लेकिन ये अपने सराउंडिंग के जब वो होता है प्लेन होता है, या सराउंडिंग का जो ग्राउंड लेवल होता है या सी लेवल होता है उससे ऊपर उठा होता है। ठीक है, तो जब दो माउंटेन्स के बीच में होता है उसको इंटर माउंटेन प्लेटू बोला जाता है। इंटर माउंटेन का मतलब ही बिटवीन माउंटेन्स होता है। तो इंटर माउंटेन प्लेटू जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट प्लेटू में से एक है। मैंने बताया जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपकी तिब्बत प्लेटू है, इसका एग्जांपल हाईएस्ट प्लेटू है, बोलिविया का प्लेटू है। ठीक है, तो ये कुछ प्लेटू जो है इसमें काम करते हैं। क्लियर हुआ, चलिए आगे बात करते हैं पिडमोंट प्लेटू। पिडमोंट प्लेटू में जस्ट वो एक साइड जस्ट हिमालय जस्ट हिल्स के एकदम नीचे होता है, अगली साइड उसके प्लेन हो सकता है या सी भी हो सकता है, उसको पिडमोंट प्लेटू बोलते हैं, लेकिन वो ठीक हिल्स के नीचे होता है। तो बता रहा है कि जो ठीक फुट माउंटेन फुट में होता है और एक साइड वो प्लेन या सी या ओशन से घिरा हो सकता है, तो उसको पिडमोंट प्लेटू बोलते हैं। पिडमोंट का मतलब होता है फुट ऑफ द माउंटेन, फुट ऑफ अ माउंटेन। ठीक है, इसलिए इस प्लेटू को जो है, ये प्लेटू जो प्लेटू ऑफ डेनुडेशन कहलाता है, क्योंकि समय के साथ कटे हुए हैं। ठीक है, ये इसका जो है इरोजन हो जाता है। ठीक है, हाई यहाँ से आने वाले रिवर्स वगैरह इसको इरोड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसे प्लेन जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मालवा प्लेटू है, इसका एक एग्जांपल है प्लेटू का। चलिए, इंडिया में मालवा प्लेटू बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेटू, कॉन्टिनेंटल प्लेटू मतलब बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और ये जल्दी जो है किसी सी को नियरली टच नहीं करता है बेसिकली, तो इसको जो है कॉन्टिनेंटल प्लेटू बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेटू को जो है प्लेटू ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, जिससे लावा की वजह से बन गया या इस तरह का, जैसे महाराष्ट्र प्लेटू है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाईलैंड है। ठीक है, आंध्र प्लेटू है, राइट। तो ये दक्कन प्लेटू है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेटू के एग्जांपल है। ठीक है, इंडिया में तो द वोल्केनिक प्लेटू, वोल्केनिक प्लेटू जो वोल्केनो से बना। ठीक है, यहाँ पर दो तरह के प्लेटू होते हैं, एक लावा प्लेटू होता है, एक पायरोक्लास्टिक प्लेटू होता है। लावा प्लेटू जो है वो हाईली फ्लूइड बेसाल्टिक लावा से बना होता है,
ठीक है, जो धीरे धीरे यहाँ पे इरप्ट होता रहता है और उससे बनता रहता है। पायरोक्लास्टिक प्लेटू वो होता है जब काफी बड़े हिस्से में पायरोक्लास्टिक फ्लो हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पायरोक्लास्टिक रॉक बना देता है। तो इस तरीके से ये वोल्केनिक जो है प्लेटू बनते हैं। जिसे इंडिया का जो दक्षिण प्लेटू वो भी वोल्केनिक प्लेटू का भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वो ओवरलैप कर सकते हैं। डिजेक्टेड प्लेटू है, प्लेटू तो बन गया लेकिन टाइम के साथ कट फट गया, ठीक है, वहां पे इरोड हो गया, नदियों ने उसको जो है इरोड कर दिया, डेनुडेशन कर दिया, तो उसको डिजेक्टेड प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। ये ऑरोजेनिक माउंटेन से अलग होता है या उससे बना होता है, ठीक है, यहाँ पे फोल्डिंग्स नहीं होती है, मेटामॉर्फिज्म जो है वो नहीं रहता है और काफी फोल्डिंग जो है देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से ये माउंटेन जो है डिजेक्टेड प्लेटूज कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी, अब बात करते हैं कि जो प्लेटूज है, प्लेटूज का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, क्योंकि ये ज्यादातर जो प्लेटूज हैं वो लावा से बने होते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए मिनरल्स का जो है सोर्स होते हैं। वर्ल्ड के ज्यादातर प्लेटूज में मिनरल्स बहुत अबंडेंट मिलते हैं, ठीक है, और ये काफी सारा काम करते हैं। जैसे देखें हम, जैसे गोल्ड प्लेटू है, ठीक है, वो सॉरी, गोल्ड जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से मिलता है, जो एक प्लेटू रीजन है, ठीक है। कॉपर मिलता है, डायमंड मिलता है, ठीक है, गोल्ड मिलता है अफ्रीका में, आप देखेंगे कोल, आयरन, मैग्नीज मिलता है छोटा नागपुर प्लेटू में, ठीक है। इसके अलावा जो है जो आपका यहाँ पर जो रांची प्लेटू है, रांची प्लेटू में कोल की मात्रा बहुत ज्यादा है। यंग्स ऑफ वासेपुर अगर फिल्म आपने देखी होगी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो रहता है, क्योंकि इसमें वाटरफॉल वगैरह होते हैं, तो जैसे जॉग फॉल है इंडिया में, ठीक है, तो उसमें जो है वहां पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। क्लाइमेट कूल रहता है, कभी कभी ऐसा होता है हायर पार्ट्स होते हैं प्लेटू पे, तो सब ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन में, तो वो क्लाइमेट को ठंडा कर देते हैं, क्योंकि हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है। एनिमल रेयरिंग और एग्रीकल्चर लैंड होता है, ठीक है। आप देखेंगे अगर हमारे यहाँ जो इंडियन प्लेटू है वो काफी रिच रहता है। अगर लावा से बना है तो ब्लैक सोइल होगा, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ये इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है प्लेटूज का, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्लेन होता है वो फॉर्मेशन के बेस पे तीन तरीके से क्लासिफाई होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल प्लेन, दूसरा होता है इरोजनल प्लेन, और तीसरा होता है डिपोजिशनल प्लेन। नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले होता है जो है स्ट्रक्चरल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन क्या होता है? अभी प्लेन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सबसे सिंपल फॉर्म होता है, इसलिए इसको प्लेन बोला जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल प्लेन जब कोई हिस्सा अपलिफ्टमेंट के कारण, यानी कि जब मैंने बताया था ना कि जो डिस्ट्रोफिज्म होता है वो काफी स्लो होता है, उसमें जो है उसमें जो है एप्रोजेनिक प्रोसेस जो है काम करता है, तो वहां पे सी फ्लोर से ऊपर कोई हिस्सा आ जाए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसके ऊपर आ जाए, जिसको स्ट्रक्चरल प्लेन जैसे बोलते हैं। जैसे कच्छ का रन जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, वो पहले अरेबियन सी के नीचे होता था, धीरे धीरे वो ऊपर आ गया, ठीक है, राइट। दूसरा क्या होता है कि किसी कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे होते हैं ऑलमोस्ट ये। स्ट्रक्चरल प्लेन जो है वो जो है सब्सिस्टेंस एरिया से भी बन सकते हैं, यानी कि कोई कोई डूबा हुआ हिस्सा है उससे भी जो है ये प्लेन जो है कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इरोजनल प्लेन क्या, पैनी प्लेन। ये क्या होता है? जब रिवर किसी हिस्से से बह रही है और अपने ही हिस्से को काट दे और वहां पे एक प्लेन बना दे, उसको जो है पैनी प्लेन बोला जाता है। जैसे आप देखते हैं ना हिल्स के बीच में कुछ प्लेन होते हैं, जैसे चंबा का एरिया है, जैसे श्रीनगर का एरिया है, ये पैनी प्लेन के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि वो अपने एरिया को, अपलैंड को इरोड कर देती है और वहां पे एक प्लेन बन जाता है, वो रीजन उसका इरोजनल प्लेन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं डिपोजिशनल। अब कटा है तो भाई प्लेन में डिपोजिशन भी होगा। रिवर क्या करती है? रिवर जो है फ्लड प्लेन बना देती है, दूर तक उसको बिछा देती है, ठीक है, जस्ट डिपोजिशन लाई है। डेल्टा बनाएंगे तो डेल्टा पे आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो है छोटे छोटे प्लेन जो है बन जाते हैं। तो डिपोजिशन से जो है बनता है, जो जोमॉर्फिक एजेंट होता है वो काम करते हैं इसमें, ठीक है। इस प्लेन को रिवराइन या एलुवियल प्लेन भी बोला जाता है, लेकिन एलुवियल प्लेन या रिवराइन प्लेन तब बोला जाता है जब वो डेल्टाइक प्लेन से उसको पीछे बनाए। काफी सारे उसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जब सेडिमेंट जो है लेक में इकट्ठा हो जाए तो उसको लेग्यूस्ट्राइन प्लेन या लेक प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे वैली ऑफ कश्मीर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा ग्लेशियल प्लेन भी काम करते हैं, जो ग्लेशियर या ड्रिफ्ट प्लेन की वजह से बनते हैं, ठीक है। और कुछ एजेंट जो है वो विंड की वजह से भी काम करते हैं, जिसको लॉइस प्लेन बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है सारे के सारे डिपोजिशनल प्लेन के। इनके जब मैं आपको विंड का या रिवर का इरोजन वर्क कराऊंगा तो उसमें मैं आपको ये क्लियर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ्लडेड प्लेन। फ्लडेड प्लेन में क्या होता है? जब कोई रिवर बह रही है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ रिवर बह रही है, ये यहाँ पे देखते हैं, जब कोई रिवर बह रही है तो वो जब ओवरफ्लो हो जाती है तो वो चारों ओर, अपने से चारों ओर फैल जाती है।
और सारे सेडिमेंट को साइड में डिपॉजिट कर देती है और फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। तो जो सेडिमेंट डिपोजिशन है जो सराउंडिंग में हुआ है वो रीजन फ्लडेड प्लेन कहलाता है। जैसे यमुना के साथ वाला रीजन है, जैसे गंगा के साथ वाला रीजन है, तो वो फ्लड प्लेन के एग्जाम्पल होता है। बिहार में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो सैंड वगैरह जो सेडिमेंट है वो लाती है फ्लड के साथ काफी ज्यादा, और फिर फ्लड प्लेन जो है क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी बिछती है, तो ये बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, फर्टाइल होते हैं। खेती तो होती है लेकिन बाढ़ की वजह से खेती नुकसान में भी चली जाती है क्योंकि बारिश का पानी हर साल आ जाता है। इस तरह के फ्लड प्लेन जो है रिवर नाइल के अफ्रीका में भी देखने के लिए मिलते हैं। मिसिसिपी मिजोरी रिवर प्लेन बनाती है अमेरिका में। तो इस तरह से ये दुनिया भर के जो सबसे फर्टाइल प्लेन होते हैं वो अधिकतर फ्लडेड प्लेन ही होते हैं, ठीक है। फिर एलुवियल प्लेन होता है। एलुवियल प्लेन का क्या होता है, जब रिवर पहाड़ से ठीक नीचे उतरती है, जैसे फुटहिल्स में उतरती है, तो वहां पे जो भी सेडिमेंट, जो हेवी सेडिमेंट लेकर आती है वो वहां पर बिछा देती है। तो इसको जो है एलुवियल फैन या एलुवियल प्लेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये फैन शेप में बनता है। देख रहे हैं ना आप, जैसे हाथ का फैन आता था ना पहले, वैसे बनता है, ठीक है। तो इसको जो है फेलुवियल प्लेन भी बोला जाता है, जनरली इसको एलुवियल प्लेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। फिर आता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में क्या होता है कि जब कुछ रिवर, छोटी छोटी रिवर जब बिल्कुल समुद्र के किनारे छोटे छोटे प्लेन्स बना देती है तो उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ये ओशन में गिरने से पहले वो डिपॉजिट कर देती है, वो बिल्कुल नदी, सॉरी ओशन के किनारे पर होते हैं। जैसे इंडिया में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जैसे महाराष्ट्र का एरिया है, गोवा का एरिया है, केरल का एरिया है। फिर सॉरी ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और साथ में आपका केरल आता है। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जिसमें तमिलनाडु का रीजन आता है, आंध्र प्रदेश का रीजन आता है, और इसके अलावा उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन आता है। तो ये कोस्टल प्लेन की एग्जांपल होती है, ठीक है। तीसरा जो अगले टाइप का जो प्लेन होता है ये होता है एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन मतलब वो हिस्सा जो प्लेन तो है लेकिन समुद्र के नीचे, ओशन के नीचे डूबा हुआ है, तो एबिसल प्लेन है। दुनिया के सबसे बड़े प्लेन जो है वो एबिसल प्लेन में ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सी के नीचे होता है। कैसे काम करता है ये जब मैं आपको ओशनग्राफी में पढ़ाऊंगा तो ये एबिसल प्लेन का पूरा एक जो है उसमें फीचर है, तो तब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए आगे अब बात करते हैं ग्रासलैंड की। अब ग्रासलैंड ज्यादातर जो है वो टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट रीजन में देखने के लिए मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 6 महीने बर्फ रहती है और 6 महीने एक्सट्रीम जो है वेदर होता है। इसमें 6 महीने बर्फ रहती है, 6 महीने मौसम जो है नॉर्मल होता है। तो बर्फ के दौरान इस रीजन में कोई नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती, होती है तो सिर्फ ग्रास। ग्रास प्राइमरी वेजिटेशन होती है क्योंकि जब बर्फ आती है तो ग्रास जो है वो मर जाती है, और जब बर्फ चली जाती है तो ग्रास हो जाता है। जैसे स्कॉटलैंड में इस तरह के प्लेन मिलते हैं, स्टैपीज में मिलते हैं, वेल्ड में मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं है कि ये ठंडी जगह पर मिले, जैसे जो वार्म टेम्परेचर है जहां भी हार्श क्लाइमेट होगा लेकिन बारिश साथ में होगी, और कुछ टाइम नॉर्मल कंडीशन का रहेगा, जैसे सवाना ग्रासलैंड है, जैसे डाउन्स के ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। जनरली सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में देखने के लिए मिलते हैं बड़े। प्रेरीज इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। आप फिजिकल मैप देखेंगे तो उसमें मिलेगा। यहाँ पे घास जो है 1.5 मीटर तक ऊपर हो जाती है, ठीक है। ये सारा डिपेंडिंग करता है वेदर पर, ठीक है। टाल प्रेरीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये जनरली फार्म और पास्चर के लिए यूज नहीं की जाती है। फिर स्टेपी के ग्रासलैंड है जो ईस्टर्न यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं, ठीक है। आप ईस्टर्न यूरोप को अगर देखेंगे जो फॉर्मर यूगोस्लाविया जैसे लाटविया है, लिथुआनिया है, ठीक है, यूक्रेन है, ये वाला रीजन मिलेगा आपको, और साथ में रशिया का रीजन मिलेगा। तो ये स्टेपिस को जो है शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल में ग्रास हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ ट्री भी देखने के लिए मिलते हैं। इस रीजन में गेहूं की खेती बहुत होती है, ठीक है। सवाना का रीजन है, जैसे मैंने बताया, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, वार्म टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे घास वगैरह आ जाती है, ठीक है, पेड़ वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी प्लेन मिलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखने के लिए रहते हैं। अब कुछ ग्रासलैंड जो है वो कह रहा है कि सभी प्लेन जो है वो ग्रासलैंड नहीं होते हैं, कुछ ऐसे प्लेन भी होते हैं जो फॉरेस्टेड होते हैं। जैसे जो है यहाँ पे एक टेप्सको प्लेन है मेक्सिको का, वो ऐसा ऐसा ही होता है, ठीक है। कई टाइप की वेजिटेशन जैसे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सहारा डेजर्ट कुछ का भी कुछ एरिया रहता है जो डाइवर्स होता है, मतलब प्लेन तो है लेकिन होता कुछ नहीं है वहां पर। आर्कटिक का एरिया एक ऐसा है, टुंड्रा का रीजन एक ऐसा है जो काफी, अब टुंड्रा के रीजन तो फ्रोजन है, ऊपर रशिया का जो साइबेरियन रीजन है, ठीक है। आर्कटिक रीजन ऐसे होता है, जो टुंड्रा है वो
यहाँ पे काफी जो है मतलब टुंड्रा का रीजन कोल्ड होता है और काफी मतलब यहाँ पे प्लांट्स वगैरह जो है देखने के लिए मिलते हैं, मॉसेस होती हैं, सबर्ब्स होती हैं, तो सर्ब्स होती है, तो ये सब देखने ग्रासलैंड में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के ग्रासलैंड जो है यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे। इस तरह के ग्रासलैंड आप देख रहे हैं, तो ये आपको टुंड्रा वाला ग्रासलैंड जो है मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये ग्रासलैंड जो आपको प्रेरीज में मिलेगा इस टाइप का देखने के लिए, स्कॉटलैंड में मिलेगा। ठीक है, जो स्टैपीज का ग्रासलैंड है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ये सवाना ग्रासलैंड है जिसमें छितरे हुए पेड़ मिलते हैं और ऊंची घास मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें फर्टाइल सोil देखने के लिए मिलता है, क्योंकि प्लेन जो है जनरली डीप और फर्टाइल सोil का एक सेडिमेंट होता है, जमा हुआ एक लेयर होती है। ठीक है, और फ्लैट सरफेस होता है तो इरिगेशन करना बहुत आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर को भी इजिली डेवलप किया जाता है। इसीलिए जो दुनिया भर के प्लेन है वो फूड बास्केट के नाम से जाने जाते हैं। इंडस्ट्री ग्रो करती है क्योंकि एग्रीकल्चर में रिच होते हैं, रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ देखने के लिए मिलती है, राइट। पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि रहना बहुत आसान होता है, अधिकतर चीजें सुविधाएं यहाँ पे रहती है। फिर यहाँ पे डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है यहाँ पे, वर्कफोर्स रहती है। ठीक है, क्योंकि वर्कफोर्स सप्लाई करना इजी होता है क्योंकि पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन को इजिली जो है एक्सपेंड किया जा सकता है क्योंकि फ्लैट सरफेस होता है, तो रेल लाइन, रोड, एयरपोर्ट बनाना बहुत इजी होता है। सिविलाइजेशन का सेंटर रहे हैं अक्सर जो प्लेन रहते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, नील घाटी की सभ्यता है। ठीक है, मेसोपोटामियन जो है सिविलाइजेशन है, तो ये सिविलाइजेशन जो है उसमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा बड़े शहर और टाउन्स यहाँ इजिली बनाए जा सकते हैं, जैसे दिल्ली है। ठीक है, इसके अलावा मुंबई है, वो भी प्लेन के रीजन में बना हुआ है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, ये सारे के सारे प्लेन में है। वर्ल्ड की जो अधिकतर पॉपुलेशन है, मोर देन 80% पॉपुलेशन वो प्लेन्स में ही है। ठीक है, तो ये था आपका प्लेन का सिग्निफिकेंस। ओके,